स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों, आज हो चुका है 8 मई 2024। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई है। तेजस्वी यादव पिछले दिनों अररिया में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं बिगड़ी तबीयत के बाद भी तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव की तबीयत बीती रात इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कमर में बढ़ते दर्द से परेशान है, जिसको लेकर कल देर शाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव IGIMS हॉस्पिटल पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अपना MRI करवाया। उनके स्पाइनल सेगमेंट में निरंतर 10 दिनों से दर्द है, जो विगत 4 दिन में असहनीय रूप से अधिक बढ़ गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव तीसरे चरण के चुनाव तक लगभग 109 सभाएं कर चुके हैं। कभी मंच अथवा हेलीकॉप्टर में चढ़ते उतरते अथवा किसी उबड़ खाबड़ जगह पर पैर का असंतुलन बिगड़ने से उनके कमर में दर्द हो गई है। अभी वो दर्द निवारक दवाएं और इंजेक्शन लेकर प्रचार पर जा रहे हैं, लेकिन शाम होते ही तीसरी चौथी सभा के बाद ये दर्द अधिक बढ़ जाता है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार से पूर्वा हवा के प्रवाह से तापमान का पारा लुढ़कने लगा है। पूर्वा हवा के चलने से सूबे के कई जिलों का मौसम सुहाना हो गया है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में 6 मई से मौसम करवट लिया है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे के कई जिलों में आज यानी मंगलवार को बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। सोमवार को तेज हवा चलने से सूबे के 19 जिलों के लोगों को मई महीने की चिलचिलाती गर्मी से बहुत राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, अररिया और मधेपुरा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मई से पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। विभाग के अनुसार सूबे में बिजली कड़कने और बरसात का ये दौर 4 से 5 दिनों तक रह सकता है। तेज पूर्वा हवा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले मौसम सुहाना हो गया है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के दिन मतदाताओं को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर बीते दिनों तीसरे चरण का चुनाव हो गया है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व CM राबड़ी देवी सहित 11 नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली है। विधान परिषद के सभागार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इन्हें शपथ दिलाए। वहीं मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 में विधानसभा कोटे से नवनिर्वाचित सदस्य ने शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जदयू के, खालिद अनवर, सैयद फैसल अली भाजपा की, अनामिका सिंह, मंडल पांडे, लाल मोहन गुप्ता राजद के, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, हमके संतोष कुमार सुमन एवं भाकपा माले के शशि यादव ने शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित बीजेपी की अनामिका सिंह, मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता को देवेश चंद्र ठाकुर शपथ दिलाएं। वहीं जेडीयू कोटे से खालिद अनवर, सैयद फैसल अली को शपथ दिलाई जाएगी। आरजेडी से राबड़ी देवी के साथ 2 और नेता भी विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली है। लालू यादव के पुराने सहयोगी और राजद के वरीय नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी के साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर परिषद की सदस्यता ग्रहण की। इनके अलावे बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन दूसरी बार शपथ ग्रहण की। भाकपा माले ने महिला उम्मीदवार के तौर पर पहली बार शशि यादव को परिषद भेजने का फैसला लिया था। वहीं शशि यादव ने भी आज शपथ ग्रहण कर ली है। एक तरफ के पाठक साहब शिक्षा विभाग को हाईटेक करने में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके विभाग के मास्टर साहब नजराना लेने में मस्त है, जिसका एक वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के ओराई प्रखंड के एक स्कूल का है,
जहां के मास्टर साहब बच्चों से सर्टिफिकेट के बदले रिश्वत ले रहे थे। तभी वहां पर खड़े किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसका वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद के पाठक साहब के हाईटेक विभाग की एक बार फिर पोल खुल गई है। वायरल वीडियो की पुष्टि केडीवी लाइव नहीं करता, लेकिन जिस तरह से स्कूल के बच्चों से मास्टर साहब नजराना वसूल रहे हैं, उससे एक बार फिर शिक्षा विभाग शर्मसार हो गया है। औराई प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। अगर दोषी पाए गए तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। एक और तीसरे चरण का चुनाव बीते दिनों हुआ, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन से 7वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 7 मई से लेकर 14 मई तक 7वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया होगा। 7वें चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण तक के चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं 7वें चरण का मतदान अहम बताया जा रहा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े चेहरे की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा, फिर 4 जून को देश भर में मतगणना होगी। 7वें चरण के चुनाव के लिए 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 17 मई तक दाखिला नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण के लिए मतदान 1 जून को कराए जाएंगे। इस चरण के दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार के 8 लोकसभा सीट नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना साहिबा, आड़ा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में मतदान होगा। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती की किस्मत ईवीएम में बंद कैद हो जाएगी। गया रेलवे जंक्शन के पास संचालित एक रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां कोतवाली पुलिस की छापेमारी में 16 साल की नाबालिग किशोरी के साथ एक अधेड़ व्यक्ति को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रेस्ट हाउस के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं रेस्ट हाउस में हुई ये कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बन गई है। कोतवाली थाना अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि गया रेलवे जंक्शन के सामने स्टेशन रोड स्थित विष्णु रेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस बात की सूचना पर छापेमारी की गई। एक कमरे में आपत्तिजनक हालात में एक व्यक्ति और नाबालिग लड़की को पकड़कर थाना लाया गया है। युवती 16 साल की बताई जा रही है, जबकि उसके साथ पकड़े गए अधेड़ की उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति रेस्ट हाउस में कमरा लेने के लिए अपना आईडी दिया था, जबकि उसके साथ पकड़ी गई नाबालिग लड़की की आईडी पुलिस को रेस्ट हाउस संचालक से नहीं मिल पाई। पूछताछ करने पर बताया गया है कि दोनों गया शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि इस मामले में रेस्ट हाउस के संचालक महेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर इस आधार पर पुलिस ने होटल संचालक को भी पकड़ लिया है। वहीं ये घटना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मंगलवार को कहा कि देश के मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए मुसलमानों के लिए आरक्षण को जरूरी बताया। उनसे पूछा गया था कि पीएम मोदी और भाजपा आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनी तो ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। इस पर लालू ने मुसलमानों के आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। इसे लेकर भाजपा हमलावर है। पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं में इसे लेकर कांग्रेस पर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। हालांकि भाजपा के इन आरोपों को कांग्रेस ने निराधार बताया है। इस बीच लालू यादव ने मुसलमानों के आरक्षण का पक्ष लेते हुए मुसलमानों के लिए आरक्षण जरूरी बताया है। लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर बरसते हुए कहा कि वे बिहार में आकर लोगों को भड़का रहे हैं। खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर लूट कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की राशि 6,59,000 रुपये बरामद किया है। वहीं पुलिस ने वारदात के आरोपी चाचा भतीजा को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ करने में जुटी है। कोड़ा थाना क्षेत्र के इस मामले के बारे में कहा जा रहा है कि 3 मई को रात 9 बजे रात धिगड़ी पेट्रोल पंप के पास माइक्रो फाइनेंस कर्मी लाल बाबू यादव ने कोरा थाना को उनसे 7,67,000 रुपये का लूट की सूचना दिया। पुलिस ने इस आरोप के आधार पर जब
जांच करना शुरू किया तो पुलिस को लगा कि वादी ही अपराधी है। जब वादी के साथ आगे पुलिस ने इसी एंगल से मामले पर जांच किया तो वादी लाल बाबू यादव ने अपना गुनाह स्वीकार किया है कि उन्होंने ही अपने भतीजे कालू उर्फ रविंद्र के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूट की राशि में से 6,59,000 रुपये बरामद कर लिया है। कटिहार पुलिस महज 48 घंटे के अंदर इस मामले के उद्भेदना को बड़ा उपलब्धि मान रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो गया है। तीसरे चरण के लिए वोटिंग बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर में हो रही है। इस चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। बिहार के 5 लोकसभा सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक बिहार में 25.11% मतदान हुआ है। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। चिराग पासवान ने अपने पैतृक गांव में वोटिंग किया है। वहीं मतदान के बाद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के 40 सीट पर एनडीए की जीत तय है। चिराग पासवान आम लोगों की तरह जाकर मतदान किए। पहले वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लगे, जिसके बाद अपना नंबर आने पर उन्होंने मतदान किया। दरअसल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज खगड़िया पहुंचे, जहाँ वो अपने पैतृक गाँव अलौली प्रखंड के शहर बनी गाँव के बेलारी मिडिल स्कूल के बूथ संख्या 8 पर गए और मतदान करने को लेकर अन्य मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी पाली का कुछ देर तक इंतजार किए, जिसके बाद वो मतदान की। वोटिंग करने के बाद चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता में उत्साह है, उसे लगता है कि बिहार की 40 सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में देश में जिस सीट की चर्चा जोर शोर से है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया का मुकाबला भाजपा के मनोज तिवारी से। चुनावी मुकाबले के पहले ही देश भर की निगाह इस सीट में है। कन्हैया कुमार अपने आक्रामक चुनावी कैंपेन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के बेगूसराय में मेगा चुनाव प्रचार किया था। उनके समर्थन में देश के कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज बेगूसराय में प्रचार करने आए थे। हालांकि कन्हैया को जीत नहीं मिली। अब कन्हैया वैसा ही माहौल दिल्ली में बनाने की तैयारी में है। इन सब के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से दोनों प्रमुख उम्मीदवारों की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। नामांकन को लेकर जो पर्चा दोनों ने दाखिल किया है, उसमें अपनी संपत्ति को अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी दी गई है। कन्हैया कुमार ने बताया कि उन्होंने जेएनयू में पीएचडी की है, जो उन्होंने 2019 में पूरी की। हालांकि संपत्ति के मामले में कन्हैया अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी के मुकाबले कहीं नहीं टिकते हैं। 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के मुकाबले कन्हैया की संपत्ति काफी कम है। मनोज तिवारी की कुल संपत्ति 28 करोड़ 5 लाख रुपए है। उन्होंने 2022-23 के लिए दाखिला आईटीआर में अपना इनकम 46 करोड़ 25 लाख रुपए बताया है। मनोज तिवारी ने बताया कि उनकी यह कमाई गायन, अभिनय और सांसद के रूप में होती है। वहीं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के पास कुल 10,65,000 रुपए की संपत्ति है। इसमें 8 लाख रुपए की चल और 2,65,000 रुपए की अचल संपत्ति है। लोकसभा चुनाव के बीच दोनों गठबंधन में लगातार जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को सारण में आयोजित अपनी विभिन्न चुनावी सभाओं के लिए निकलने के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बचपन से सुनते आए हैं कि समाज के बड़े बुजुर्ग ज्ञान, ध्यान और काम की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ 74 वर्षीय प्रधानमंत्री बुजुर्ग होने के बावजूद चुनाव में एक भी काम की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नौकरी, रोजगार, शिक्षा को लेकर सवाल उठाया और अपनी चुनावी सभाओं का हवाला देकर कहा कि हम नई पीढ़ी के लोग केवल नौकरी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और विकास की सकारात्मक बातें ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी विभाजनकारी, बैर एवं नफरत को बढ़ावा देने वाली नकारात्मक बातें ही कर रहे हैं। दोस्तों, दरभंगा में 13 मई को मतदान होना है। उससे पहले सभी पार्टियां जनता को गोलबंद करने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अलीनगर विधानसभा के तारडीह प्रखंड के पोखरबिंडा स्टेडियम में जनसभा करने पहुंचे, जहां भाषण के दौरान उनकी जुबान एक बार फिर फिसल गई। नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपने और बीजेपी के संबंध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में हमसे 2 बार गलती हुई, लेकिन जब वो लोग गड़बड़ी किए
तो हमने उन लोगों को हटा दिया। अब हमने फैसला कर लिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने कौन सा काम किया। इस दौरान नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर फिसल गई और उन्होंने तेजस्वी यादव का बिना नाम लेते हुए कहा कि हम तो 2 बार उसको उप मुख्यमंत्री बना दिए, अब जब गड़बड़ किए तो हम हट गए। 1944 में, बाद में 1955 में हम लोग एक साथ हुए, ये लोग कोई काम नहीं किया। बिहार में यूं तो 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की है वो है काराकाट। काराकाट सीट से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद से ही ये सीट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। पवन सिंह जब से काराकाट के चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहाँ उन्होंने दिग्गजों की टेंशन बढ़ा दी है। पवन सिंह काराकाट सीट से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब जानकारी मिल रही कि पवन सिंह को चोट लग गई है, जिस कारण वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, आज नबीनगर विधानसभा जनसंपर्क में आप सभी के द्वारा मिले स्नेह आशीष के लिए धन्यवाद। गजना माता मंदिर दर्शन के उपरांत हाथ पैर में थोड़ी चोट लग जाने की वजह से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिन जगहों पर नहीं जा सका वहां कल परसों जनसंपर्क करूंगा। पवन सिंह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया तो चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। सांसद मनोज तिवारी ने बयान देकर इस अटकल को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा था कि छोटा भाई है, नाराज है, मना लेंगे, मगर एक्टर का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है और उन्होंने सारी अटकलों का खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि अब वो अपनी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। काराकाट से वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मां से ये वादा किया है। बिहार की यूनिवर्सिटी में अब मनमानी तरीके से कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं हो सकेगा, ना ही मनमानी ढंग से कोई शुल्क ही वसूल किए जाएंगे। इसको लेकर राज्यपाल सह कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी कर दिया है। अब बगैर अनुमति के कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ये आदेश उस समय जारी किया गया है जब राज्यपाल सोमवार को राजभवन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों की कुलपतियों के साथ बैठक कर रहे थे। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों से राज्यपाल सचिवालय की ओर से निर्धारित शुल्क ही लिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोर्स शुल्क करने से पहले सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन अवश्य लिया जाएगा। बगैर स्वीकृति के किसी नए कोर्स की पढ़ाई शुरू नहीं की जाए, सभी कुलपति इसे सुनिश्चित करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी प्रवेश लेने के पूर्व स्वयं भी इसकी पड़ताल कर ले। बैठक में स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन तथा लंबित परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। लोकसभा इलेक्शन के बीच प्याज लोगों को टेंशन देने लगा है। दिल्ली में प्याज की थोक और खुदरा कीमतों में 4 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में दोनों की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली बढ़ोतरी हुई है। प्याज की महंगाई के पीछे सरकार का एक फैसला जिसमें निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। प्याज व्यापारियों का कहना है कि थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर अगले कुछ दिनों में खुदरा बाजार पर भी दिख सकता है। इस बीच व्यापारियों को भी निर्यात पर संदेह है क्योंकि कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है। शुल्क के साथ मौजूदा न्यूनतम एक्सपोर्ट प्राइस 64 रुपए है। जयदत्त होलकर ने कहा कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी होने के लिए भारत के शिपमेंट के लिए निर्यात शुल्क कम करने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में प्याज की थोक कीमतें सोमवार को बढ़कर 1975 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जो शुक्रवार को 1500 रुपए थी। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पटना सहित अन्य जिलों में मौसम का मिजाज में बदलाव आया है। देर शाम तक पटना में भी हवाएं चली हैं। इस कारण से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के कई जिलों में हल्की व तेज बारिश 11 मई तक होगी। इस दौरान तेज हवा में गर्जन वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। इसको लेकर जिलों में सतर्कता के लिए पूर्व में ही अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। एक तरफ रेखा मेघालय से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पास बने चक्रवात से होकर झारखंड, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए अन्य जगहों से गुजरी है। इस कारण से यहाँ पूर्वा हवा का प्रवाह बढ़ गया है। ऐसे में राज्य के अधिकांश भागों में 6 से 11 मई तक अनेकों स्थान पर 10 से 15 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की उम्मीद है। बिहार के मौसम में बदलाव से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
वहीं तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से कुछ दिनों तक की राहत मिलेगी। मंगलवार को पटना में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। गया जिले का भी मौसम करवट ले चुका है। रविवार की रात मौसम में आई नरमी और आसमान में छिटपुट बदली छाने के बाद सोमवार को अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, लेकिन दिन में कड़ी धूप व गर्ज तेज हवा बहने के कारण लोग परेशान रहे, जबकि शाम में हवा के अचानक से बंद होने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया। इधर मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में बदलाव आया है। मंगलवार से बारिश के आसार थे, पर अब 9 व 10 मई को बारिश की संभावना जताई गई है। 8 मई को आसमान में छिटपुट बादल छाए रहने की आशंका जताई गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर बीते दिनों वोटिंग को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का रिएक्शन सामने आया है। बिहार विधान परिषद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे लालू प्रसाद ने दावा किया है कि बीजेपी और एनडीए बिहार से खत्म हो गई और जनता का रुझान महागठबंधन की तरफ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बहुत अच्छी वोटिंग हुई, मतदान केंद्रों पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। महागठबंधन के पक्ष में लोग एकजुट होकर मतदान कर रहे हैं। जनता का रुझान महागठबंधन की तरफ है। बीजेपी के 400 पार के दावे पर तर्ज करते हुए लालू ने कहा कि चलिए ना, वो लोग तो पार हो ही गए हैं। लालू के कहने का स्पष्ट मतलब था कि बीजेपी और एनडीए बिहार में आउट हो चुकी है। वहीं अमित शाह पर पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी वाले जंगलराज की बात कहकर लोगों को भड़का पड़े हैं। बीजेपी के लोग हार के डर से इतना खौफ में है कि लोगों को अब भड़काने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश की जनता के जेहन में ये सारी बातें आ चुकी है। गठबंधन सरकार में आएगी तो ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। वहीं बीजेपी नेताओं का ये कहने पर कि इंडी गठबंधन सरकार में आई तो ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। इस पर लालू ने कहा कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वोटिंग के बीच विधान परिषद में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बिहार दौरे पर थे, जहां उजियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में लालू यादव जी पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। ये सब लोग ईडी सीबीआई के दुहाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मेडिकल नीट एम्स में पिछड़ा अति पिछड़ा को 27% आरक्षण देने का काम किया है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं। कांग्रेस में कभी डबल डिजिट भी नहीं आए हैं। लालू जी चारा खाकर जेल में गए थे, लेकिन आपके साथ भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आया तो बिहार में ही नहीं पूरे देश में लालू वाला जंगल राज लग जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज पूरा देश मोदी जी के साथ लामबंद है, क्योंकि उन्होंने 80 करोड़ गरीबों का भला करने का काम किया है। हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिल रहा है। देश में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है। 14 करोड़ लोगों को पीने का पानी दिया और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आज ईडी के तरफ से दलीलें पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। तो क्या कुछ हुआ आज की सुनवाई में, देखिए महसर की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, मगर अरविंद केजरीवाल को लेकर बगैर कोई फैसला दिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुप्रीम कोर्ट अब 9 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक
निर्वाचित नेता है, चुनाव हो रहे हैं, ये असाधारण परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आदतन अपराधी है। हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि न्यायालय ये नहीं चाहता है कि वो अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करे। पीठ ने कहा कि अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो ये हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अभिषेक सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वो आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे। ईडी ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती। जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से कहा कि देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5000 मामले लंबित है। क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुआई का मौसम है? मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने यदि जांच में सहयोग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने 9 समन की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि ये धारणा बड़ी सफलता के साथ पैदा की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हें चुनाव से ऐन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।